8 ट्रेडिंग डेज में 8 ट्रेडिंग सेशंस में 80% कम। जितने ज्यादा आर्मी होगी, जितनी ज्यादा वॉल्यूम्स होंगे, जिन स्ट्रक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें कैप्चर करते हो आप 40%, 50%, 60%, 80% तक की ट्रेड। सबसे ज्यादा ट्रैप इसी स्टॉक में। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ स्टॉक्स की। जैसे मेरे इकोसिस्टम के 5 पार्ट्स हैं। पहला होता है, ये पैटर्न्स भी फ्रैक्टल इन नेचर है। फ्रैक्टल इन नेचर क्या होता है? 10 स्टॉक्स ऐसे देता हूँ मैं आपको जो कि अभी बन रहे हैं करंटली में। ये बड़ा ही क्लासिकल एग्जांपल है, पैटर्न 3 और 4 का एक साथ काम करता है। ये जोन जो होते हैं, ये रेजिस्टेंस जोन बन जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर 4 चार्ट्स है, 6 सेकंड आपके पास। प्रेडिक्ट करो आगे ये स्टॉक्स क्या करेंगे। रेडी, गो। ये जो रश, ये कंफ्यूजन, ये 91% ट्रेडर्स की इश्यूज हैं। चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अब ये 4 स्ट्रक्चर्स देखो। आपको मैं एक ही स्टॉक से ये 4 स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगा और फिर हम वापस वो 4 चार्ट्स पे आएंगे। देखो आरवीएनएल, हम आरवीएनएल का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये पिछले सालों में विनर रहा है ये स्टॉक। अब ये देखिए, ये इसकी चाल देखिए, कहां से ये इसने करीब 40 रुपीज से लेकर के 640 रुपीज तक नॉन स्टॉप इसने चाल दी है। हम सबसे पहले देखेंगे कि इसने 33 रुपीज से लेकर के और 84 रुपीज तक गया। 150% का मूव आया। अब खेल शुरू होता है यहाँ पर। आप अगर कहोगे कि ये वाला मूव कैप्चर करना था, नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं कर पाएगा क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल था। ये अचानक से ही शुरू हुआ। हाँ, ये ट्रेड किया जा सकता था, वो एक अलग स्ट्रेटजी है, वो 20 EMA पुलबैक स्ट्रेटजी है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको कभी। अभी देखिए क्या हो रहा है। आपने ये देखा कि यहां तक आया। स्ट्रक्चर देखो, अपने स्ट्रक्चर में हमने देखा कि ये यहां पे पुलबैक लिया, ऊपर गया, वापस यहां पे आया। सपोज कीजिए आप यहां पे हो, आप यहां नहीं हो, आप इस यहां पे खड़े हो, इतना ही चार्ट आपको विजिबल है। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस पे ऐसे एक रेक्टेंगल बॉक्स लगा देना और आपको बस वेट करना है। स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें पता है कि जब ये बनेगा तो हमारा रेजिस्टेंस कौन सा होगा? टॉप होगा, ना ही बीच में कहीं होगा ना कहीं और होगा। और याद रखना, जहां रेजिस्टेंस होगा वहां पे कैंडल्स छोटी होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। जैसे ही स्टॉक यहां पर आया, क्या किया स्टॉक ने? ऊपर गया। अभी यहां पे क्या खरीदना है? नहीं खरीदना। क्यों नहीं खरीदना? क्योंकि यहां ये टाइट नहीं हुआ है। आप देखो, ये फिर से गिर गया। कुछ भी नहीं करना, आपको बस वेट करना है जब इस जोन में आए या फिर यहां के टच करे, उसके बाद में टाइट होना चाहिए स्टॉक। और टाइट क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको। आप देखो, इतने दिन के बाद में यहां पर आने के बाद में ये वाले मूव्स देखो स्टॉक के। अब आती है बात टाइट क्या होता है। देखो यहां पे आने के बाद में, इस जोन में आने के बाद में 10% का मूव, ये देखो फिर से 10%, ये देखो 27% गिर गया। ये कोई टाइटनेस नहीं है, टाइटनेस है ये देखो, यहां से 6% का, यहां से फिर 1.5-2% का, ये टाइटनेस होती है। वॉल्यूम्स भी श्रिंक करनी चाहिए। वॉल्यूम श्रिंक करके और इस जोन में, इसी जोन में हमें बाय करना होता है। अब एग्जैक्ट एंट्री कैसे लेनी होती है वो मैं आपको बताऊंगा, वो जो एंट्रीज वाली वीडियो। अभी आपको ये समझना है कि किस जोन में हमको खरीदना होता है। इसका मतलब ये इसलिए यूजफुल होता है कि इससे हम फिल्टर कर पाते हैं कि कौन से स्टॉक्स नहीं लेने या फिर कौन से स्टॉक्स में हमें बाइंग वॉच लिस्ट में रखना है। अब देखिए उसके बाद में मूव देखिए आप, अगर इस जोन पे किसी ने बाय किया हो, 80% का मूव आया है कितने दिन में? 8 ट्रेडिंग डेज में, 8 ट्रेडिंग सेशंस में 80% का मूव। चलो अपने अगर ये मान के चले कि आपने ये भी मिस कर दिया, उसके बाद में देखो क्या हो रहा है। आप ये देखो, ये फिर से ये बना हमारे पास जोन, उसके बाद में ये वाला हमारे पास जोन बना एक, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये क्या कर रहा है। यहां पे नीचे आया, इस जोन में वापस इसे आया। अब मैं एक बार के लिए अगर लिख दूं पैटर्न कौन सा है, तो पैटर्न 1 एंड 3, यहां पे 1 एंड 3 एक साथ बन रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे मैं पैटर्न 1 एंड 3 दिखा दूंगा, ठीक है। यहां पर हमारा पैटर्न कौन सा बन रहा था? 3 ओनली। यहां पे पैटर्न 1 एंड 3 दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। अब देखो मजे की बात, जब ये यहां आया, यहां टाइट जरूर हुआ लेकिन यहां पे कभी ब्रेकआउट दिया ही नहीं। हो सकता था यहां पे एसएल भी हो जाता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्यों इस जगह पे एंट्री लेनी ही नहीं चाहिए। वो आगे जब एंट्रीज में आएंगे हम, जो मेरे इकोसिस्टम के पार्ट्स है उसमें से एक एंट्री का भी एक पार्ट है, उसमें कई तरह की स्ट्रेटजीज हैं, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कब लेनी चाहिए।
लेकिन अभी के लिए एक बार मान लें कि ये वाला था, यहां पे ये जो मूव आया, आप देखो कि इसने यहां से ब्रेकआउट दिया। हमें ये पता है कि जब भी पैटर्न 1 और 3 बने, 3 को एक बार के लिए भूल जाओ, अगर 1 भी याद रखोगे आप, तो हमें पता है कि 1 के अंदर इस रेंज के अंदर टाइटनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये ब्रेकआउट सीधा कर जाएगा, टाइट होना बहुत जरूरी है। इसने क्या किया, ब्रेकआउट फेल किया, स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे मोस्टली लोगों के, और ड्रॉप कर गया। उसके बाद देखो क्या हुआ, नीचे आया, ऊपर आया, फिर से टाइट हुआ, और ये देखो कितनी छोटी छोटी कैंडल्स हैं, कितनी छोटी छोटी, कितने वॉल्यूम श्रिंक कर गए, और इसी जोन में टाइट हुआ। इसके बाद देखिए आप मूव, कितने परसेंट का मूव है, करीब करीब 50% का मूव है। कितना, 7-8 ट्रेडिंग सेशंस, फिर से वही। चलो ये भी आपने मिस कर दिया। उसके बाद क्या करना है, इनको भूल जाओ, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि मूव आने के बाद में ये एब्सोल्यूट हो गए। अब ये देखो फिर से यही बना, कौन सा पैटर्न है, पैटर्न 3, ठीक है। पैटर्न 3 के हिसाब से हमारे पास रेजिस्टेंस जोन कौन सा आएगा, ये वाला, यहां कुछ आएगा, हाईस पे होना चाहिए। चलो देखते हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ड्रॉप, वापस आ गया स्टॉक यहाँ पे। इसके बाद में ये ड्रॉप दे 7% का, कुछ नहीं करना हमको, वापस स्टॉक आया, और यहाँ पे देखो कितना टाइट हो गया, कितना श्रिंक कर गया। वॉल्यूम्स देखो कैसे ड्रॉप हो रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि वॉल्यूम्स भी ड्रॉप करें, ठीक है ना। कैंडल्स टाइटनेस के साथ में वॉल्यूम्स भी श्रिंक करनी चाहिए। और उसके बाद में मूव देखो फिर से कितने परसेंट का मूव है, अगर इस जोन पे कोई खरीदे, अगेन 80% का, कितने, फिर वही 7-8 ट्रेडिंग सेशंस। चलो आपने ये भी मिस कर दिया, अगेन ये पैटर्न 3 क्लियर हो गया हमारा। इसके बाद में आपको ये फिर से दिखा, आपका क्या है अंदाजा कि पैटर्न 3 के हिसाब से हमारे पास रेजिस्टेंस जोन कौन सा आएगा, टॉप आएगा, टॉप बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते रहो। लेकिन इस बार इसने कहीं टाइटनेस नहीं दी और सीधा ही ब्रेक कर गया, सीधा ब्रेकआउट। हो सकता था इसमें कोई ब्रेकआउट पे खरीद के थोड़े बहुत पैसे कमा भी लेता, कितने, 14-15%, कुछ नहीं बनता उनसे। स्विंग ट्रेडिंग में 14-15% कुछ भी नहीं होता, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं ना, तो आपका कैपिटल का वैसे भी 15 से 20% ही आप एक ट्रेड में एलोकेट कर पाते हो, तो क्या ही करोगे 14-15% का। इवन तो ठीक होता है वो, लेकिन इतना कोई खास नहीं है। जिन स्ट्रक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें कैप्चर करते हो आप 40%, 50%, 60%, 80% तक की ट्रेड्स। अभी देखो इसमें क्या हुआ, एक बार के लिए जैसे ही ये क्रॉस कर गया, आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको नाम दे देना पैटर्न 4 या फिर स्ट्रक्चर 4, और आपको वेट करना है कि स्ट्रक्चर 4 हमारा क्या कहता है कि जैसे ही वी शेप में निकलेगा वो वापस उसी जोन में आएगा। देखते हैं क्या हुआ, ये लो आ गया उसी जोन में, और उसी जोन में आने के बाद में वापस वो ऊपर जाएगा और श्रिंक करेगा, टाइट होगा, ये टाइट हो रहा है, ये टाइट हो रहा है। आपको यहीं कहीं एंट्री लेनी थी। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एंट्री कब लेनी है, कैसे लेनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, अभी कभी वो जब मैं एंट्रीज वाले सेक्शंस में आऊंगा। अभी आपको ये देखना है कि कौन से स्टॉक्स को आपको इवन कंसिडर करना होता है कि इसको अगले दिन के लिए वॉच लिस्ट में रखें या नहीं रखें। आप ये मूव देखो, सिर्फ 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में 40-50%। उसके बाद में देखो, अब आपने ये देखा कि ये मूव फिर से ऐसे हो गया, कुछ भी नहीं करना आपको। अगेन आपको ये चीज दिखी, ये दिखा और नीचे आ गया। आपको इसका नाम दे देना है पैटर्न 2। पैटर्न 2 हमारा यही कहता है कि एक बार पुल बैक देगा और उस सबसे ज्यादा ट्रैप इसी ही में ही, इसी स्ट्रक्चर में ही होते हैं सबसे ज्यादा ट्रैप। कैसे होते हैं, ये जो मूव है ना, ये वाला जो मूव है सबसे ज्यादा ट्रैप करता है। कैसे करता है, जब स्टॉक ने पहला पुल बैक लिया, उसके बाद में इसी जोन से ही इसने रिएक्ट किया, फिर से इसी जोन से रिएक्ट किया, फिर से नीचे गिर गया, इसी जोन पे रुका और यहाँ पे ये टाइट हो गया। मोस्टली स्विंग ट्रेडर्स इसको बाय कर लेते हैं ये टाइटनेस भी देख करके। तो वीसीपी पैटर्न या फिर मार्क मिनर्विनी या फिर विलियम ओनील के जो ट्रेडर्स हैं, विलियम ओनील के नहीं कहूंगा, उनके कप एंड हैंडल है, लेकिन मार्क मिनर्विनी का ये जो वीसीपी स्टाइल है उसके अंदर इसको पॉकेट पिवट बोल के ये ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये गलत अप्रोच है। अगर ये पैटर्न हो सकता था कि ये थर्ड वाला पैटर्न हो,
मैं एक बार के लिए इसको साइड कर देता हूं। क्यों ना हम इसको पैटर्न 4 कंसीडर करें, सॉरी थर्ड, पैटर्न थर्ड कंसीडर करें। अगर पैटर्न थर्ड कंसीडर करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस बैंड कौन सा बनेगा? टॉप बनेगा। यहाँ पे होना चाहिए हमारा तो टाइट, लेकिन ये कहाँ टाइट हो रहा है? यहाँ हो रहा है, हमें वो नहीं चाहिए। अगर पैटर्न 3 होता, जैसे कहा था यहाँ था, अगर ये पैटर्न 3 था तो हमें क्या चाहिए? टॉप के पास में आके टाइट होना चाहिए। इस केस में क्या हो रहा है? कहाँ ये टाइट हो रहा है? यहाँ हो रहा है। इसको अगर बाय करोगे क्या 2-3%, उसके बाद में ड्रॉप हो गया, गिर गया। अभी ये पैटर्न 3 तो नहीं रहा, पैटर्न 2 रहा है, और उसके बाद से ये स्टॉक स्टेज 3 में चला गया, जो स्टैन वाइनस्टाइन के स्टेज एनालिसिस में है। ये स्टेज 2 थी स्टॉक की, ये वाली स्टेज 3 है, और ये स्टेज 4 में ये पैटर्न 2 हुआ। तो हमने पूरे एक ही स्टॉक के अंदर चारों के चारों पैटर्न्स हमने एक साथ समझे। अब दोबारा से आते हैं उन्हीं 4 स्टॉक्स पे। उनमें से पहला स्टॉक था गोल्डियम। ये ब्रेकआउट फेल हुआ था गोल्डियम के अंदर। क्यों फेल हुआ होगा? आपको कोई रेजिस्टेंस दिखा था यहाँ पे? हमारा पैटर्न अगर 3 बन रहा होता तो वो तो यहाँ बनेगा, इस जोन में, क्योंकि जब पीक किया इसने इस मोमेंट पे, क्योंकि आपने यहां से देखा था इसको ना, इस मोमेंट पे देखा होगा कहीं। आप ये देखो, जब ये लास्ट लेग बना रहा था अपनी अप मूव की, उससे पहले पुल बैक कहां था? ये था पुल बैक तो ये था। तो फिर स्टॉक यहां पर आकर के अगर टाइट होता ऊपर तो फिर लेने लायक बनता भी। ये पैटर्न बना, ये ऊपर गया और नीचे गया, कहीं कोई भी अपने चारों स्ट्रक्चर में कहीं भी मैच नहीं किया इसने। अगर मैं होता मैं नहीं लेता, क्योंकि मेरे चारों स्ट्रक्चर्स में ही सेट नहीं बैठ रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, मैं यहाँ पे ये बैंड बना के छोड़ दूंगा। कभी फिर मेरे अगर स्कैनर में आएगा, वो स्कैन कैसे करते हैं स्टॉक, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे कभी। ये ड्रॉप किया यहाँ पे, ये ड्रॉप किया, हमारा रेजिस्टेंस बैंड कौन सा बनेगा? ये हाई बनेगा ना। अब आप कहोगे ये वाला हाई रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि इसके बाद में ये एक फेक मूव माना जाता है। ये फिर से यहाँ पे टच किया, गिर गया, उसके बाद में देखो कभी आया ही नहीं ये स्टॉक। क्यों टाइम वेस्ट करें फिर अपने ऐसे स्टॉक पे? और जब दोबारा आया तो देखो कहां से ड्रॉप किया, इसी जोन से जो हमने क्रिएट किया था। कितना बच सकते हो आप? अगर मान लीजिए कोई कहे कि ये ब्रेकआउट है, अब आप नहीं लोगे। अब आपको पता है कि आपने यहां पे पहले ही एक जोन क्रिएट करके रखा हुआ है, आप कहोगे कि ये ब्रेकआउट होने दो भाई, यहां अगर टाइट होगा तो मैं लूंगा। नेक्स्ट स्टॉक जो आपने देखा था वो किर्लोस ब्रोस है। सबसे पहले अगर देखें कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कि पैटर्न 3 में आता है। सेकेंडली हमारे पास ये जो पैटर्न 1 में आता है। उसके बाद में हमें इसी जोन में टाइटनेस सी है, ये वापस यही आया, ये टाइट भी हुआ। हो सकता था यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी आ जाए, लेकिन खरीद के नहीं बैठे हम, स्टॉप लॉस ले लेंगे और फिर कुछ नहीं। आपको जब भी ऐसा हो अलर्ट लगा के छोड़ दो। ये जब भी ये वापस आया आपके पास अलर्ट बजेगा, जब आप चेक करोगे ये गिर चुका हो। क्यों? क्योंकि आपने जोन क्रिएट कर रखा है, आपके पास स्ट्रक्चर क्लियर, आपसे स्ट्रक्चर 1 बन रहा था, आपने यहाँ पे बनाया, ये ड्रॉप हो गया। अभी क्या किस चीज का वेट है? अभी फिर से ये अलर्ट लगा दो, अभी तो लगा हुआ है। अब ये क्या कर सकता है? यहाँ पे ऐसा करके कुछ ऐसा ऐसे करके ऐसा निकल सकता है, या फिर ये मोस्टली यहाँ पे टाइट हो सकता है। लेकिन ये इस बार मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे टाइट होगा, और वो मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगा ये पैटर्न्स ढंग से, जब मैं आपको बताऊंगा। थर्ड स्टॉक हमारे पास कौन सा? एरो ग्रीन टेक। एरो ग्रीन टेक आप देखो, आपने इस जोन पे देखा था, यहां से ये ब्रेकआउट फेल हुआ। अब आप क्लियरली बता सकते हो क्यों हुआ होगा। यहाँ पे आप देखो क्लियर है, आपके पास ये रहा पैटर्न 3, आपके पास रेजिस्टेंस का बैंड कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। और एक और चीज मैं कंफर्म कर दूं कि कई बार ना ये पैटर्न्स भी फ्रैक्टल इन नेचर है। फ्रैक्टल इन नेचर क्या होता है कि जो डे पे बन रहा है वो वीकली में भी बनेगा, वो 15 मिनट के चार्ट पे भी बनेगा, वो 1 आवर के चार्ट पे भी बनेगा। तो जब इस तरह के सिनेरियोज होते हैं ना, और पैटर्न 3 में सबसे ज्यादा यूज होंगे, तो ये बड़े ही काम आते हैं। जैसे हम दोबारा एक बार आरवीएनएल के एग्जांपल में जाएं। आरवीएनएल में आप देखो इस जगह कुछ कंफ्यूजन होती है कि ये टॉप इतना ही कंसीडर क्यों नहीं किया, इतना क्यों कंसीडर किया। तो आप एक बार डेट देखो, 11 सितंबर 2023। मैं 1 आवर के चार्ट पे आता हूं और हम एक बार के लिए इसी चार्ट पे चलते हैं इस जगह, और मैं एक बार के लिए सब कुछ डिलीट कर देता हूं। अभी ये सोचो डे का चार्ट है, तो अभी क्या ये पैटर्न 1 नहीं बन रहा आवरली के बेसिस पे? क्या नहीं बन रहा?
बन रहे। अब हम दोबारा डे पे आ जाते हैं। कहाँ टाइट हुआ, किस जोन पे टाइट हुआ, इधर ही टाइट हुआ ना ये। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये चारों स्ट्रक्चर्स फ्रैक्टल इन नेचर भी है। तो ये पैटर्न 3 जब बनता है ना, तो सबसे ज्यादा ये चीज काम आती है। तो हम अगर दोबारा एरो ग्रीन टैग पे जाएं और ये चीज देखें, तो हमें यहाँ टाइटनेस तो चाहिए थी, वो टाइट तो हुआ नहीं है स्टॉक यहाँ पे, और सीधा ऊपर चला गया और ये ब्रेकआउट फेल हो गया। आपको यहाँ पे अलर्ट लगा के छोड़ दो, जब भी यहाँ पे आएगा स्टॉक आपके पास अलर्ट बजाएगा, तब तक के लिए आप इसको भूल जाओ। और लास्ट स्टॉक है के फिनटेक। इसमें देखते हैं कि क्या हुआ था। आपने यहाँ पे देखा था, कुछ नहीं करना, पैटर्न 3 देखना है। पैटर्न 3 कहाँ लग रहा है, यहाँ पे। तो पैटर्न 3 के हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस जोन कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे, इस एरिया में। अगर यहाँ पे भी क्लियर नहीं है तो 2 मई 2024 डेट याद कर लो, 2 मई 2024। अब बेटर मिल जाएगा आपको आइडिया, ये वाला हमारे पास एक बेटर आइडिया है जोन का। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे गिर नीचे आया, ये देखो 5.5% गिरा। उसके बाद में सीधा ऊपर, कुछ भी नहीं, कोई टाइटनेस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सीधा का सीधा ऊपर निकल गया। जैसे ही ऊपर गया, हमने ये ट्रेड नहीं लेना है ब्रेकआउट पे, हमने इसको मार्क कर देना है पैटर्न और 4 और वेट करना है इस जोन में आने के लिए। अब देखो क्या हुआ, आया वापस यहीं पे आया, हाई के आसपास आ गया। उसके बाद में टाइट इनसाइड बार बनी है, और फिर आपको नहीं लगता ये ज्यादा बेटर है ट्रेड करना। उसके बाद में कितना है, 25-26%, और एकदम टॉप पकड़े तो यहाँ पे 40% के आसपास का रिटर्न कुछ ही दिनों में। ये ज्यादा बेटर है नहीं। अब आप देखो, आपने जब पहले ये ट्राई किया था ये 4 स्टॉक्स, तब एक क्लैरिटी नहीं थी। अभी जैसे ही 4 पैटर्न्स हमने देखे, ये 4 स्ट्रक्चर्स के हिसाब से हमने पहले आरबीएनएल समझा था, और फिर से ये 4 स्टॉक्स हमने दोबारा से देखे, आपको एक फर्क महसूस हो रहा होगा। पहले एक क्लैरिटी भी नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी, शायद चल जाए शायद ना चले, इस तरह की जो वेगनेस होती है वही हमारे स्टॉप लॉसेस करवाते हैं। उससे भी बड़ा इशू ये है कि इकोसिस्टम का ना होना। इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा एक सिस्टम होना, जिसके अंदर आपके स्कैन्स हो गए, जिसके अंदर आपके सेटअप्स हो गए, जिसके अंदर आपकी एंट्रीज होगी, जिसके अंदर आपकी रिस्क मैनेजमेंट होगी। जैसे मेरे इकोसिस्टम के 5 पार्ट्स हैं। पहला होता है बेसिस, दूसरे होते हैं रूल्स, तीसरे हैं स्कैनर्स, चौथी है एंट्रीज, और 5वीं है रिस्क मैनेजमेंट। ये 5 पार्ट्स सब मिला करके मेरा एक इकोसिस्टम प्रिपेयर होता है। तो मेरा बेस जो है, बेस के 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स है ये स्ट्रक्चर 1 2 3 4 जो हमने अभी देखे, वो बेस का पार्ट है। आज हम बेस करने वाले हैं इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर, और किसी भी एंगल से ये एंट्रीज नहीं होंगी आपकी कोई भी स्टॉक के अंदर। सिर्फ बेसिस के बदौलत आपकी एंट्रीज नहीं होती। बेसिस आपको हेल्प करते हैं कौन से स्टॉक्स आपको वॉच लिस्ट में रखने हैं, कौन से स्टॉक्स आपको वॉच लिस्ट में नहीं रखने। और ये बड़ा ही जरूरी डिस्टिंक्शन होता है। यूजुअली या मोस्ट ऑफ द टाइम्स इशू ये होता है कि आपके सेटअप्स क्लियर होते हैं, लेकिन आप गलत स्टॉक को पिक करके बैठे होते हैं। ये 4 कोर स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये आपको वो स्टॉक्स ही हटा देंगे, आपको लेने ही नहीं है वो स्टॉक। इस तरह से आपका एक बर्ड आई व्यू हो जाएगा स्टॉक्स पे। और देखो, मैं डेली के 400 500 600 स्टॉक्स को स्कैन करता हूं, और उनमें से 6 से 7 स्टॉक्स मैं फिल्टर आउट कर लेता हूं। और डेली करने की वजह से पता क्या है, मेरी एक मसल मेमोरी बन गई है। तो मैं इतना जल्दी, मान लीजिए आपकी 1.5 से 2 घंटे के बीच में मैं 400-500 स्टॉक्स को स्कैन करके साइड में कर देता हूँ। उनमें से 6 से 7 स्टॉक्स ऐसे निकाल के ले आता हूँ जिसमें अगले दिन मुझे हो सकता है ट्रेड मिले। और ट्रेड किन के बेसिस पे करनी होती है, वो होती है एंट्रीज। एंट्रीज भी मेरी कुछ प्रकार की हैं, जैसे 10-20 होवर स्ट्रेटजी है मेरी, एक शेकआउट स्ट्रेटजी है, एक पुल बैक स्ट्रेटजी है, एक और स्ट्रेटजी है जिसपे मैं अभी काम कर रहा हूँ, अभी वो कंप्लीट हुई नहीं है, उस पर बैक टेस्ट चल रहा है। वो आने वाली वीडियोस में अगर बताऊंगा मैं, अगर वो कंप्लीट हुई तो। अब हम चलते हैं बेसिस की तरफ। ये 4 जो कोर पैटर्न्स हैं, आप इसको इस तरह से समझो। देखो, आप ऐसा समझो कि आप एक ऐसे इंसान हो जो एक वॉर को देख रहे हैं। एक किंग है जो अपनी आर्मी लेकर आ रहा है किसी फोर्ट पे अटैक करने के लिए। तो यूजुअली हमने देखते हैं, फिल्मों में भी देखा है, हिस्ट्री की अगर आपने बुक्स भी पढ़ी है उसमें भी देखा होगा कि वो पहले सीज करते हैं फोर्ट को, बाहर ही बेस बना के, कैंप बना के बैठ जाते हैं और उसको सीज कर लेते हैं चारों तरफ से, और वहीं से ही कुछ महीने तक बैठे रहते हैं या कुछ दिनों तक बैठे रहते हैं और उनको चोक करते हैं। वैसे ही स्टॉक्स में होता है। लेट्स से ये एक फोर्ट है, ये एक फोर्ट है, कोई एक आर्मी आ रही है,
यहाँ पे फोर्ट पे पहुंचने से पहले आपको पता है एक वॉल होती है फोर्ट की, वो वॉल होती है ये, उस वॉल पे पहले रेजिस्टेंस मिलता है और ये फिर पीछे धकेल दिए जाते हैं। यहां पे ही इनकी आर्मी घूमती रहती है, यही होता है बेस। नाउ एज अ स्मार्ट पर्सन आपको बस यहां खड़े रहना है और देखना है कि इस फाइट में क्या हो रहा है। बस आपको तो यहां नजर रखनी है कि इस फाइट में होना क्या है। आपको यहां नहीं घुसना इस जगह, बिकॉज यू नेवर नो कि ये किंग कब दोबारा अटैक करेगा भी नहीं करेगा, और करेगा भी तो क्या अटैक करके सक्सेसफुली इसको क्रश कर भी देगा कि नहीं कर देगा। आपको यहां ध्यान रखना है कि वॉल टूटती है कि नहीं टूटती। जिस दिन वॉल टूटी फोर्ट टूटा, बस आप बैठे रहो, कुछ मत करो। जिस दिन किंग अटैक करेगा बस आपको ऐसा मौका देखना है जहां पे ये फाइट इंटेंस हो जाए और एकदम बहुत ही टाइट हो जाएगी, पैक हो जाए बिल्कुल, कि ये वॉल के जो लोग हैं ये खुद को डिफेंड ही ना कर पा रहे हो, इनको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो और इनको धकेल ना पा रहे हो पीछे। उस वक्त आपकी नजर यहां होनी चाहिए और जैसे ही ये वॉल टूटे आपको एंट्री लेनी है इस जोन में। समझ आ गया? और अब देखिए ये जो पूरा सिस्टम था ना, ये वाला यहां से लेकर के यहां तक, यही है बेस, यही है बेस। और ये जो रेजिस्टेंस वॉल थी ये 4 प्रकार की है, ठीक है, जो कि हमने स्ट्रक्चर 1 2 3 4 में देखा। कैसे है वो? एक किंग आ रहा है एकदम अटैक के साथ, हल्का सा पुल बैक मिला उसको, ऊपर गया और धकेल दिया गया, तो ये एक रेजिस्टेंस वॉल बन गई। ये हुआ स्ट्रक्चर 1। अच्छा, ये वॉल्यूम्स जो है इनको आप आर्मी की तरह लो। जितने ज्यादा आर्मी होगी, जितनी ज्यादा वॉल्यूम्स होंगे, उतना ही सक्सेसफुल अटैक होगा। तो इन वॉल्यूम्स को आर्मी की तरह लेना है। जब भी इस तरह की ये जो पहला लेग होगा ना, इसमें देखना कि आर्मी होनी चाहिए इसके साथ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जुबलिन का। लेट्स सपोज ये अटैक हो रहा है एक तरीके का, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम देखो नीचे जा रहा है। वॉल्यूम नीचे जाने का मतलब आप अगेन आर्मी से ले सकते हो। इसकी अगर आर्मी ही कम हो रही है, ये क्या ही अटैक करेगा कहीं पे भी। वेयर एज आप आरवीएनएल में देखा हमने, यहाँ पे देखो ये आर्मी, देखो इसकी कितनी शानदार आर्मी है, ये रुकेगी कहीं पे भी। और बाय द वे आर्मी और ये सब किंग्स और अटैक्स, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक बार के लिए ये चीजें समझ आ जाए। जब आप ट्रेंड हो जाओगे, जब आप बैक टेस्ट करोगे, फिर ये चीजें इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका मसल मेमोरी इतनी हो जाएगी कि आप बस चार्ट्स देख के ही समझ जाओगे कि स्ट्रक्चर 1 2 3 4 में से कौन सा बन रहा है। आप देखो उसके बाद में इस आर्मी ने क्या किया, क्रश कर दिया अपने रेजिस्टेंस को, सभी को। ये था थर्ड पैटर्न, ये इसका ये हुआ। आप देखो किस तरह से क्रश किया इसने। फिर से आर्मी बढ़ गई, फिर से आर्मी बढ़ गई, फिर से आर्मी क्रश ही करती गई। बस यहां पे इनका काफिला रुका। उसके बाद में कौन सा आता है, स्ट्रक्चर 2, जिसमें एक पुलबैक था, यहां पे रुकता है और ऐसा ही कुछ रहता है, ऐसा कुछ, और फिर ये ड्रॉप कर जाता है। सबसे ज्यादा ट्रैप इसी स्टॉक में। चलो पहला एग्जांपल देखते हैं, रतन इंडिया पावर। यहां से इसने एक अप मूव दिखाया, यहां से लेकर के 128% का है, 128% का, ठीक है। लेट्स से आप यहां पे, उसके बाद में एक तो ये पुलबैक था, दूसरा पुलबैक यहां था, और फिर ये था, और उसके बाद में गिर गया। तो ये देखते ही आपको आ जाना चाहिए आइडिया कि ये तो, इसको लाइन चार्ट में एक बार अगर देखें, लाइन चार्ट पे आप अगर देखोगे तो ये जो लास्ट वाला पुलबैक था उसके बाद से ये गिर गया नीचे। अब हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आकर के इस जगह पे एक अलर्ट लगा और भूल जाओ स्टॉक को। उसके बाद अब आप देखो क्या होता है। कई लोगों की ये सोच होती है कि ये 40% गिर गया, अब और तो कितना ही गिरेगा, और ले लेते हैं। सर ये और भी गिरेगा। ये उस 40% गिरने के बाद से और 40% गिर गया था। और बोलिए मत, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। इस टाइम पीरियड में हो सकता है कितने ही स्टॉक्स मूव कर जाए। तो क्यों ऐसे स्टॉक में टाइम वेस्ट करना जो बहुत टाइम स्पेंड करेगा नीचे की ओर, और हो सकता है आपको लॉस भी दे। अगर लॉस ना दे तो आप टाइम लूज कर रहे हो, वो भी एक लॉस ही है। आपने अलर्ट लगा दिया और आप भूल गए। अब आप देखो क्या होता है। इस जगह आपका अलर्ट ट्रिगर होगा। कैंडल्स पे आते हैं एक बार फिर।
इस जगह ट्रिगर होगा, यहाँ पे ये टाइट हो रहा है, यहाँ पे एंट्री बनती है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाता है नो डाउट, लेकिन ये फिट टाइट हो गया और आप एंट्री बनाते हैं। आप देखो कितने ही टाइम में 50% का रिटर्न है सर, 50% का कितना, 10 ट्रेडिंग डेज में। एक तो आप यहां से यहां तक फंसे हो इस स्टॉक में, अगर पहले लिया होता तो यहां से लेकर के और यहां तक आप फंसे हो, 662 दिन है, 2 साल तक आप एक स्टॉक में फंसे हो। आप 2 साल में हो सकता है किसी और स्टॉक से कमा लेते, इसमें आपने 10 ट्रेडिंग सेशंस में 50% कमाया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं IFCI, यहां पे हल्का सा रुका इस जोन के आसपास और यहां गया और फिर गिर गया, हमें दिख गया पैटर्न 1 है, टाइट का होना चाहिए इस जोन में, इस जोन में हमें टाइटनेस चाहिए। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे अगर मान लो इस दिन खड़े हुआ, कुछ नहीं करना, यहाँ पे आकर के ऐड अलर्ट और बोल जाओ स्टॉक को। इस दिन आपका ट्रिगर हो गया अलर्ट, अब क्या ढूंढना है हमको, टाइटनेस। ये गिरा, ये वापस मूव आया और ये टाइट स्टॉक, एंट्री यहीं कहीं बनेगी आपकी और इसके बाद से आपको 40% का रिटर्न। तो आप टॉप नहीं कैप्चर कर पाओगे मुझे भी पता है, लेकिन मैं एक बार के लिए आपको दिखा रहा हूं कि स्टॉक्स ऐसे बिहेव करते हैं और ये 4 स्ट्रक्चर्स इस तरह से बिहेव करते हैं कि आप कुछ कैप्चर कर सकते हो। अगर इस स्टॉक में देखोगे तो मैंने ये रेजिस्टेंस बैंड बना रखा है, इस पे पैटर्न 1 दोबारा बन रहा है, अगर मैं लिख दूं इस पे पैटर्न 1 और मैं यहाँ पे पहले अलर्ट लगा हुआ था इस जगह और इस दिन ये ट्रिगर हो गया था और आप देखिए उसके बाद से ये यहाँ से ड्रॉप कर गया। क्या हो रहा है अभी, हो सकता है ये यहाँ से एज अ पैटर्न 3 यहाँ से सपोर्ट लेकर के यहाँ पे आ जाए, तो अगर इसके हाई के आसपास अगर ये बनाएगा तो ये भी पास ही आ गया, तो मैं यहाँ कहीं इसमें एंट्री ढूंढूंगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्यूपिड। ये स्टॉक के अंदर मूव देखो, ये वाला यहाँ से कुछ भी पकड़ो कितना 400% का मूव है और हमने ये देखा कि इस जगह पे आकर के पुल बैक लिया इसने, तो हम यहाँ पे एक बैंड बना देंगे, ठीक है, और बैठ जाएंगे। ये पैटर्न 2 है, ये यहाँ पे रुका, यहाँ पे ये टाइट हुआ, ये फेक एंट्री, जो पिवट पे बाय करते हैं उनके लिए ये फेक एंट्री थी और यहाँ से स्टॉक डिप ले गया। हमें पता है बस ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पे अलर्ट लगा दिया, कुछ नहीं करना, छोड़ दो, भूल जाओ स्टॉक को। इस दिन आपका स्टॉक ट्रिगर हुआ, ये ड्रॉप कर गया, इसी जोन से देखो, जोन देखो इतना इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह से कोई भी खरीदना नहीं होता, इसी जोन से ये ड्रॉप कर गया, आप फिर से एक अलर्ट लगा के छोड़ो। इस दिन आपका ये ट्रिगर हुआ, इसी जोन के आसपास आके ये टाइट हुआ, एंट्री बनाई आपने, कितना परसेंट, 56% अभी तक, और इस वक्त मार्केट गिर रहा है, ये करंट एकदम लेटेस्ट स्टॉक है, मार्केट गिर रहा है, टूट रहा है, लेकिन ये स्टॉक ऊपर चढ़ रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग है ये स्ट्रक्चर्स। और सबसे ज्यादा पैसा बनता है ना वो स्ट्रक्चर 3 में बनता है, सबसे ज्यादा। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, पिछले साल के जो विनर्स थे वो थे IRFC। देखते हो, आपने ये देखा कि पहला आपका सपोर्ट जोन कहां बनेगा, यहां बनेगा। ये देखते के साथ ही आपको ये लिख देना है यहाँ पे पैटर्न 3। पैटर्न 3 के हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस जोन कौन सा है, ये रहेगा। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ अलर्ट लगा दो, इस दिन ट्रिगर हुआ, आपने वॉच लिस्ट में रखा, यहाँ ये देखो टाइट हुआ और फिर कितना बड़ा मूव है, 158% का मूव है, 158% का। अगेन हम देखते हैं इसमें क्या हुआ, ये फिर से एक जोन आ गया, तो हमारे पास रेजिस्टेंस बैंड कहां बनेगा, यहां बनेगा। चलो देखते हैं कुछ, ये देखो, ये बड़ा ही क्लासिकल एग्जांपल है पैटर्न 3 और 4 का एक साथ काम करना। यहां तक पैटर्न 3 था, ये टाइट ही नहीं हुआ, ये ऊपर निकल गया और ये नीचे आ गया, यहां टाइट हुआ, तो ये क्या पैटर्न 4 नहीं हुआ, और उसके बाद अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती, अगेन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एंट्रीज कैसे लेनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं एंट्रीज सेक्शन में आऊंगा। मेरे इकोसिस्टम में मैंने जैसे आपको बताया था 5 पार्ट है, एंट्रीज भी उसमें एक पार्ट है और उसमें 3-4 तरह की एंट्रीज है, वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा उस वीडियो में। अभी के लिए हम बेस समझ रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती, आप देखो 88%, पूरा नहीं कैप्चर करोगे, एटलीस्ट 50% तो कैप्चर करोगे। उसके बाद से देखो यहाँ पे टाइट होना चाहिए था, क्यों टाइट होना चाहिए था, आप खुद
और ना जैसे ही मैं कोई भी एग्जांपल दिखाऊं ना, आप वीडियो पॉज करके आप खुद से भी ट्राई करो, ताकि आपकी भी मसल मेमोरी बने। यहाँ क्यों टाइट होना चाहिए था? क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन था स्ट्रक्चर 3 के हिसाब से, यहां से ये सपोर्ट लेकर के जा रहा था, यहाँ टाइट होना चाहिए। कोई टाइटनेस हुई? कुछ टाइटनेस नहीं है, ये क्रैश कर गया। और यहां से ये ऊपर जाने के बाद में फिर क्रैश कर गया। इस जगह पे अपने को एंट्रीज लेनी नहीं है, हमारा स्ट्रक्चर अलाउ ही नहीं करता। हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि यहाँ पे आने के बाद में ये टाइट होना चाहिए, टाइट नहीं हुआ, ऊपर गया, क्रैश कर गया, उसके बाद में यहाँ टाइट हो रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा पैटर्न 4 क्या कहता है? हमारा पैटर्न 4 कहता है कि इस तरह से ऊपर जाके यहाँ पे आकर के यहाँ पे कुछ ऐसा टाइट हो, जैसे कि आप पारस डिफेंस देखो, क्लासिक एग्जांपल है पारस डिफेंस पैटर्न। ये कोई जोन होगा, ये अभी कोई भी स्ट्रक्चर पे नहीं है, पहले कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, लेकिन ये आर्मी देख रहे हो, ये आर्मी देखो कितने बड़े वॉल्यूम के साथ, और सीधा निकल गया। इसने क्या किया? वापिस आ गया, टच किया, थोड़ा ऊपर गया, ये टाइट हुआ, और उसके बाद यहाँ एंट्री बनाओ आप। रिटर्न्स देखो कितने, 65% के रिटर्न्स है कुछ ही दिनों में। ये बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है पारस डिफेंस। उसके बाद हमें क्या करना है? ये जोन दिखा हमको, पैटर्न 2 बन गया ना, ये पैटर्न 2। कुछ नहीं करना, आप इस यहाँ पे अलर्ट लगा के छोड़ दो और भूल जाओ स्टॉक को। जैसे ही ये यहाँ पे ट्रिगर हुआ, ये टाइट हुआ, ये एंट्री आपकी। इवन दो ये बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं है, क्योंकि इस दिन अगर आपकी एंट्री होती 9 मई को, तो ये 12 मई को मोस्ट प्रोबेबली आपका स्टॉप लॉस काट के चली जाती, ठीक है ना, और उसके बाद में आप एंट्रीज लेते, तो वो एक अलग बात थी। लेकिन ठीक है, इस तरह से भी काम करती हैं चीजें। अगेन आप देखो कि अगर ये था तो एज अ सपोर्ट काम करेगा ये जोन, तो हमारा रेजिस्टेंस एरिया कौन सा होगा? ये होगा, टॉप होगा। यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है? स्ट्रक्चर 3 अगेन। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि यहाँ पे टाइट होना चाहिए, टाइट नहीं हुआ, ये क्रैश ही कर गया, तुम छोड़ देंगे स्टॉक को, हमें क्यों ट्रेड करना है ना। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स ढूंढो, बैक टेस्ट करो, बार बार बैक टेस्ट करो, तभी आप इस चीज को मसल मेमोरी बनाओगे, और आपको खुद को पता चलेगा कि इन 4 स्ट्रक्चर्स पर विश्वास करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे कहने से मत करिए, खुद का एक कन्विक्शन बनाइए, खुद का एक इकोसिस्टम बनाइए। जैसे मेरे इकोसिस्टम में मैंने आपको पहले भी बताया 5 पार्ट्स हैं, मैं हर पार्ट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा। वैसे ही पहला पार्ट बेस है, और आप बेस को एक बार आप रीड करो, इन चीजों को, इन 4 स्ट्रक्चर्स को आप बार बार बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर बैक टेस्ट करोगे ना, तब जाकर के आपको ये चीजें पता चलेंगी कि ये सच में काम करती हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ स्टॉक्स की, आप उनके अंदर ढूंढिए, क्योंकि ये विनर्स हैं, पास्ट के विनर्स हैं ये स्टॉक्स, इनमें अच्छा रिटर्न्स आए हैं। आप इनमें ढूंढिए ये 4 स्ट्रक्चर्स कहाँ बने, और आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, और एज अ जर्नल यूज कीजिए उसको, एज अ एग्जाम्पल यूज कीजिए उसको। और 10 ऐसे स्टॉक्स दूंगा जो अभी रिसेंट में बन रहे हैं। रिसेंट में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बड़ा ही प्यारा सा एग्जांपल है KRN का। अगर ये पैटर्न 3 बना रहा है, तो क्या इसको यहाँ टाइट नहीं होना चाहिए था? टाइट होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ नहीं, ये डायरेक्टली ही ऊपर निकल गया। आप देखो ये क्रैश कर गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, सैक्सॉफ्ट। पहला आपको ये एक एरिया दिखेगा, दूसरा आपको ये एक एरिया दिखेगा। पहला इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे रिएक्शंस देखो, ये पुल बैक आया था, ये भी पुल बैक आया था, और यहाँ से देखो एक रिएक्शन आया ऊपर की तरफ, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में स्टॉक देखो वापस यहाँ पे आया और गिर गया। गिरने से पहले इसने ये जो पुल बैक दिया ना, ये वाला, ये बना देता हमारा पैटर्न 1 या 2 भी मान लो, क्योंकि अगर ये इस रिएक्शन को भी काउंट करोगे तो। अब हमें पता है कि यहाँ से ये स्टॉक रिएक्ट करेगा, यहाँ पे एक बेस बनाएगा, यहाँ पे आर्मी रुकेगी किंग की, हमें आर्मी चाहिए बड़ी इसको ब्रीच करने के लिए। आप देखो क्या होता है, यहां से ये स्टॉक आया वापस क्रैश कर गया, यहां से ये वापस आया, यहां से वापस गिर गया। आप समझ रहे हो कि ये जोन जो होते हैं ये रेजिस्टेंस जोन बन जाते हैं। हमने इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू इनको एक डेफिनेशन दे दिया है। अब वो वेगनेस नहीं है कि हो सकता है यहीं से ब्रेकआउट दे, हो सकता है यहां से ब्रेकआउट दे, कोई पॉकेट पिवट वाला सिस्टम रहा नहीं अभी। अब हमें पिन पॉइंट पता है वहां पे ये स्टॉक्स रिएक्शन देते हैं। तो 10 स्टॉक्स ऐसे देता हूं मैं आपको जो कि अभी बन रहे हैं करंटली में, और आपको उनको एनालाइज करना है। और आप भी अभी जो रिसेंट में जो पास्ट विनर्स रहे हैं, अभी इस साल जो रहे हैं, क्योंकि मार्केट अक्टूबर मंथ से ही गिर रहा है लगातार, पिछले अक्टूबर 2024 से, तो आप देखिए उस टाइम में कौन से स्टॉक्स हैं जो कि 100%, 200% या 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं।
आप उनको स्टडी करो, उनके ऊपर देखो कि कौन सा स्ट्रक्चर कब लग रहा है और उनको नोट डाउन करो। और आप एक काम कीजिए, आप नोटबुक पे लिखने के बाद में 5 ऐसे स्टॉक्स जो आपको फेवरेट लगते हो वो कमेंट में भी लिख सकते हो, ताकि अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊं कि वो 5 स्टॉक जो आपने लिखे हैं उनके अंदर वो स्ट्रक्चर्स आपने सही से लगाए या नहीं लगाए, और अगर नहीं लगाए तो कहाँ लगा सकते थे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। और जब ऐसे स्टॉक्स को आप बैक टेस्ट करोगे ना बहुत सारा, और इन 4 स्ट्रक्चर्स को लगाओगे, तो उसके बाद ना आपके मन में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों ये पैटर्न्स बनते क्यों हैं। आप देखो कि यहां से ये पुल बैक आया, ऊपर गया और स्टॉक का प्राइस क्रैश कर गया, लेकिन यहीं पे ही दोबारा आकर के रेजिस्टेंस क्यों लेता है, यहां पे क्यों नहीं। ये टॉप के आसपास, यूजुअली यही माना जाता है कि टॉप के आसपास आके रेजिस्टेंस लेता है, लेकिन नहीं, हमारा ये सिस्टम नहीं कहता। हमारा सिस्टम कहता है कि ये जो पुल बैक होता है पहला, यहीं पे ही रेजिस्टेंस लेता है और यहीं पे ही टाइट होगा और यहीं पे ही हमें एंट्री लेनी होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता क्यों है एग्जैक्टली? देखो, आप कभी भी नोटिस करना, आप यूट्यूब पे या किसी कोर्सेज में या किसी बुक्स में आपने जब भी कोई स्ट्रेटजी देखी होगी, उसका ना कोई पिन पॉइंट ह्यूमन साइकोलॉजिकल एक एक्सप्लेनेशन नहीं होती। जैसे किसी ने आपको बता दिया कि ये हेड एंड शोल्डर है, तो यूजुअली कहते हैं कि ये जो नेक होती है, ये ब्रेक होने के बाद में ये प्राइस क्रैश कर जाता है, ये नेक। लेकिन आप सवाल करो कि क्यों ये नेक टूटने के बाद में क्यों क्रैश कर गया, ये वापस क्यों नहीं गया। तो जब ये आप क्वेश्चन करोगे ना वाई, कि आप जब बेसिक रूट कॉज ढूंढने की कोशिश करोगे, तब आप खुद से भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स ढूंढ पाओगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चारों स्ट्रक्चर्स की कोर ह्यूमन साइकोलॉजी मैं आपको डिकोड करके बताऊंगा, पोस्टमार्टम करके बताऊंगा कि क्यों यही ही ये पैटर्न बनते हैं, एग्जैक्ट ये स्ट्रक्चर्स इसी जगह क्यों बनते हैं, और इस तरह से जो स्टॉक का प्राइस है वो यहाँ पर आकर के रिएक्ट क्यों करता है। लेट्स से कि यहाँ पर ही आके क्यों उठता है, या फिर पैटर्न 3 देखें हम, तो ये स्टॉक प्राइस यहीं से क्यों उठता है और ये यहाँ हाई पे क्यों टाइट होता है। हाई की बजाय ऐसा भी सोच सकते हो कि यहाँ क्यों नहीं टाइट होता ये वाला। तो ये सब मैं डिकोड करके बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैंने अपना 1.5 साल का रिसर्च आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको वैल्यू मिली हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय द वे, माय सेल्फ अमित, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।